आईआईसी बीकानेर से लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम EL 204 का टॉपिक कवर करेंगे। ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को समझने से पहले हमें AC लोड लाइन और DC लोड लाइन के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसा कि ये सर्किट दिखाया है, इस सर्किट्स में हम देख सकते हैं कि एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है जिसकी कि हमने बायसिंग की हुई है। ये प्लस VCC जो है ये पॉजिटिव बैटरी सप्लाई है। यहाँ ये जो बेस के साथ जुड़ा हुआ है कैपेसिटर, ये कपलिंग कैपेसिटर है, युग्मन कैपेसिटर इसे हम कहते हैं। यहाँ से हम इनपुट सिग्नल देते हैं और ये हमारा RB जो है वो बायसिंग रेजिस्टेंस है, RC हमारा कलेक्टर रेजिस्टेंस है, C2 हमारा आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर है और RL लोड रेजिस्टेंस है। और आउटपुट हम इस RL लोड के अक्रॉस प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें जो कपल्ड एक्सटर्नल लोड होता है या जो अन्य सर्किट कपल्ड होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि जो AC सिग्नल होता है इसकी अनुपस्थिति में कपलिंग प्रभावी नहीं होती है। लेकिन AC सिग्नल जब हम यूज़ करते हैं तो कैपेसिटर या इंडक्टर लोड या दूसरे परिपथ कपल्ड होकर के जो हमारा मेन सर्किट है उसके लोड को प्रभावित करते हैं। तो DC और AC के प्रति सर्किट जो व्यवहार करता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसका एनालिसिस हम लोड लाइन के द्वारा कर सकते हैं। चूँकि ट्रांजिस्टर का मुख्यतः उपयोग एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है, इसलिए ये ज़रूरी होता है कि उसके आउटपुट परिपथ में जो प्रतिबाधा जो यूज़ की जा रही है, जो इम्पीडेंस यूज़ की जा रही है, वो प्रॉपरली हो, सूटेबल हो। उसका जो सिलेक्शन है वो हम सर्किट की कंडीशंस को देख करके करते हैं। तो इस सर्किट में जो कपलिंग कैपेसिटर C1 है उसकी वैल्यू अधिक ली जाती है ताकि ये लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल के लिए भी नेग्लिजिबल इम्पीडेंस ऑफर करे। परंतु जो C1 है वो DC के लिए ब्लॉकिंग कंडेंसर की तरह काम करता है और जो कैपेसिटर C2 है वो AC सिग्नल्स को लोड RL में जाने देने के लिए एक इजी पाथ अवेलेबल करवाता है। इसका कारण ये है कि कैपेसिटर जो होता है वो DC को ब्लॉक करता है और AC को इजीली पास होने देता है। इसका कारण क्या है वो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्लासरूम में भी हमने डिस्कस किया है कि C इज इक्वल टू जो हमारी कैपेसिटिव जो हमारी इम्पीडेंस होती है उसकी वैल्यू होती है 1/C ओमेगा। तो इसलिए जो फ्रिक्वेंसी अगर आपकी अधिक होगी यानी AC होगा तो उसको ये कम इम्पीडेंस ऑफर करेगा और DC के लिए जो है उसकी फ्रिक्वेंसी 0 मान सकते हैं, तो इसलिए उसको अधिक जो है इम्पीडेंस ऑफर करेगा। तो अब हम DC लोड लाइन के बारे में बात करते हैं। तो DC लोड लाइन के केस में कोई भी AC सिग्नल जो है वो सर्किट में नहीं होता है। तो ये जो हमारा पहला जो हमने सर्किट बनाया था उसकी बजाय हम ये मॉडिफाइड सर्किट हम देखेंगे। इसमें कोई भी कपलिंग कैपेसिटर नहीं है और कोई AC सिग्नल नहीं लग रहा है, केवल DC बैटरी ही इसमें सप्लाई कर रही है। तो जब इसमें हम कोई AC सिग्नल नहीं लगाते हैं तो इस सिचुएशन को हम क्विसेंट कंडीशन कहते हैं। C1 और C2 जो दोनों ब्लॉकिंग कैपेसिटर का कार्य करते थे वो अब इसमें हम प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। तो क्विसेंट कंडीशन में जो बैटरी VCC के कारण जो कलेक्टर टू इमीटर सर्किट है उसमें
जो धारा IC है, कलेक्टर करंट का मान जो है वो VCC, RC और VC इसके ऊपर निर्भर करेगा। तो इसे हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं। तो DC लोड लाइन जो मैं डिस्कस करूंगा, तो उसके लिए जो हमारी इक्वेशन होगी वो होगी जो भी हमने सर्किट देखा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट सर्किट में अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। और इसको हम रीअरेंज करें तो कलेक्टर करंट IC इज इक्वल टू -1/RC मल्टीप्लाइड बाय VCE प्लस VCC अपॉन RC। यहाँ पे VCE क्या है? कलेक्टर और इमीटर के बीच का वोल्टेज है और RC कलेक्टर रेजिस्टेंस है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसको अगर हम y इज इक्वल टू mx प्लस c जो हमारी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है लाइन की, उससे कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि इसकी प्रवणता जो है वो नेगेटिव आ रही है। यानी प्रवणता यानी m इज इक्वल टू tan थीटा जो है वो नेगेटिव आ रही है। तो अब इसमें अगर VCC कांस्टेंट होने पर IC और VC में ये जो लीनियर इक्वेशन है, तो अगर हम IC को y अक्ष पर डिनोट करें और VCE को x अक्ष पर डिनोट करें तो जो हमारी लाइन प्राप्त होगी हमें, तो इस प्रकार से हमें ये DC लोड लाइन उसके केस में प्राप्त होगी। इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये y अक्ष पर यानी कि जो कलेक्टर करंट का एक्सिस है उस पर ये VCC अपॉन RL इस पॉइंट पर इसको प्रतिच्छेद करती है और x अक्ष यानी कि जो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है उस अक्ष पर कहाँ प्रतिच्छेद करती है? VCC पर। ये हमने अभी जो इक्वेशन देखी थी उसी को हमने ग्राफिकली गणितीय रूप से प्रदर्शित किया है। तो जैसे जैसे एंगल थीटा 90 डिग्री से बढ़ता है यानी और जैसे जैसे कलेक्टर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है थीटा भी बढ़ता है, तो IC का जो कटान बिंदु है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु, इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे दिखाएंगे? 0, VCC अपॉन RC। और VC पर जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? VC एक्सिस पे VCC, 0। तो इन दोनों बिंदुओं, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होगी उसे हम DC लोड लाइन कहते हैं। यानी पहले हम ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक के वक्र प्लॉट करेंगे, उसके बाद में जो भी हमारा जो पैरामीटर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने इक्वेशन लिखी और फिर उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने इस ग्राफ पे ये दो बिंदु पॉइंट आउट किए और उन दोनों बिंदु को मिला दिया तो हमें DC लोड लाइन मिल जाती है। तो लोड की प्रेजेंस में IC और VCE के इन मानों से लोड लाइन का समीकरण भी संतुष्ट होना चाहिए। तो लोड लाइन जो है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को जिन बिंदुओं पर काटती है वे उसके लिए विभिन्न बेस करंट के वैल्यूज़ के संगत ऑपरेटिंग पॉइंट्स होते हैं। यानी कि ये इन जो कर्व्स हैं इनको जहाँ पे भी ये DC लोड लाइन काट रही है वो उस पर्टिकुलर बेस करंट की वैल्यू के लिए, ये जो बेस करंट है इसकी वैल्यू के लिए के संगत ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाएगा। अब ट्रांजिस्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके एक्टिव रीजन में ही लीनियर बिहेवियर होता है, इसलिए क्विसेंट कंडीशन में जो बिंदु हैं वो एक्टिव रीजन में जो भी लोड लाइन के भाग होता है उसके लगभग सेंटर में होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि जिससे सिग्नल के साथ जो इनपुट करंट IB है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं उससे ऑपरेटिंग पॉइंट विस्थापित होकर भी एक्टिव रीजन में ही बना रहता है। तो वो एक्टिव रीजन में ही बना रहे ऑपरेटिंग पॉइंट, इसके लिए ये हमें ध्यान रखना होता है। और सिग्नल की अनुपस्थिति में जो क्यू पॉइंट को केवल जो है
जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसको क्विसेंट पॉइंट कहते हैं। यानी क्यू पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट में अंतर क्या है कि अगर जब सिग्नल की अनुपस्थिति होती है तब ऑपरेटिंग पॉइंट को हम क्यू पॉइंट कहते हैं। तो ओ पॉइंट और क्यू पॉइंट में ये एक स्लाइट अंतर है। और किसी भी जो है क्यू पॉइंट की जो पोजीशन है उसका जो निर्धारण है वो बेस करंट पर डिपेंड होता है। तो ये हम इस इक्वेशन से देखते हैं कि ये बेस करंट पे इस तरीके से निर्भर है, क्योंकि VCC = IB/RB + VB होता है। ये हमने जो है इनपुट साइड में जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं और उससे उसका जब पक्षांतर करते हैं तो हमें बेस करंट की वैल्यू ये प्राप्त हो जाती है। अब हम AC लोड लाइन की बात करेंगे। अब हम जब AC इनपुट यहाँ से देते हैं तो उस केस में ये जो आउटपुट, तो इस सर्किट में जो रिजल्टेंट लोड होगा वो RC और RL का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। RC और RL का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि RL' हमारा RL' जो है वो AC लोड लाइन के केस में RL' RL × RC/RC + RL होगा। ठीक है, तो हमारी AC लोड लाइन की जो है वो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगी। और जो AC लोड लाइन है उसमें लाइन की जो प्रवणता होती है AC लोड लाइन की, वो DC लोड लाइन की प्रवणता से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जो RL' होता है वो RC से कम होता है। यानी कि हमारी ये वाली कंडीशन होती है RL' > RC, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा छोटे उन दोनों में से जो भी छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा होता है। तो जो यदि कोई एम्पलीफायर सर्किट है उससे कोई अन्य सर्किट या लोड जो है वो कपल्ड नहीं है, यानी कि मान लो कि आपका RL जो है वो इनफाइनाइट है, तो जो DC लोड लाइन है वही AC लोड लाइन का कार्य करेगी। और AC लोड लाइन प्राप्त करने के लिए हमें पहले DC लोड लाइन खींचकर पहले तो क्यू पॉइंट यानी क्विसेंट पॉइंट प्राप्त करना होता है। उसके बाद इस क्यू पॉइंट से गुजरने वाली VCC/RL' प्रवणता की जो रेखा होती है, उस क्यू पॉइंट DC लोड लाइन के क्यू पॉइंट से गुजरने वाली VCC/RL' प्रवणता की जो भी रेखा होगी, इस प्रवणता की जो भी रेखा होगी वो हमारी AC लोड लाइन होगी। ठीक है, जैसा कि अपन इस चित्र में देख सकते हैं, ये वाली जो पहले हमने DC लोड लाइन प्राप्त की और उसके बाद में हमने इस क्यू पॉइंट से गुजरती हुई ये AC लोड लाइन प्राप्त की है। अब हम जानते हैं कि अगर हमें विदाउट डिस्टॉर्शन लेस एम्पलीफायर चाहिए, एम्पलीफिकेशन डिस्टॉर्शन लेस चाहिए, तो लोड लाइन जो है वो लोड लाइन पर जो क्यू बिंदु है वो एक्टिव रीजन के लगभग सेंटर में होना चाहिए। ये जो हमारा एक्टिव रीजन है इसके सेंटर में होना चाहिए। यदि क्यू पॉइंट सैचुरेशन रीजन इधर या सैचुरेशन रीजन या इधर कट ऑफ रीजन के अधिक निकट होगा तो जो सिग्नल है, AC सिग्नल देने पर जो इनपुट IB करंट है उसमें परिवर्तन के कारण जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट Q का जो है वो Q है वो एक्टिव रीजन को पार करके सैचुरेशन रीजन या कट ऑफ रीजन में ट्रांजिट हो जाएगा। और इन सेक्शंस में जो आउटपुट करंट IC का IB के साथ जो चेंज होता है, जो वेरिएशन होता है, वो लीनियर नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आउटपुट में डिस्टॉर्शन उत्पन्न होगा। तो जो लो एम्पलीट्यूड के सिग्नल के लिए हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट की जो स्थिति है वो निश्चित करना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि जो एक्टिव रीजन है उसकी बाउंड्रीज को छोड़कर अन्य सारी सिचुएशंस के लिए एम्पलीफिकेशन लीनियर होगा। तो कलेक्टर सर्किट में जो VCC बैटरी है
तथा जो आरसी रेजिस्टेंस है उसके अनुसार हमने लोड लाइन खींच ली। उसके बाद में इनपुट सर्किट में हमने आरबी के द्वारा बेस वोल्टेज का मान जो है इस प्रकार लिया है कि जो आधार धारा है यानी जो बेस करंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और लोड लाइन का जो प्रतिच्छेद बिंदु है अर्थात जो शांत बिंदु है, क्विसेंट पॉइंट है, वो इस एक्टिव रीजन के लगभग मध्य में स्थित हो। अब यदि हम इनपुट एसी सिग्नल वोल्टेज वी के कारण बेस करंट में जो वेरिएशन आ रहा है, इस बेस करंट में जो वेरिएशन आ रहा है आईबी में वेरिएशन, उसे हम आईबी वो क्या है, आईबी से लेकर के आईबी प्लस डेल्टा आईबी। तो जो क्यू पॉइंट एसी लोड लाइन पर आईबी प्लस डेल्टा आईबी और आईबी माइनस डेल्टा आईबी के ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट ये जो दो लाइंस हैं, इस क्षेत्र में इन दो बाउंड्रीज के बीच में ये वेरी करेगी हमारी बेस करंट का वेरिएशन। तो इनके संगत जो अभिलाक्षणिक वक्र के लोड लाइन से जो कटान बिंदु हैं एल और एम, ये जो दो बिंदु हैं एल और एम, इनके मध्य में हमारा इसका ट्रांजिशन होगा। और क्यू पॉइंट के इस प्रकार से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे कलेक्टर करंट भी परिवर्तित होगी। देखिए इसमें अगर वेरिएशन आ रहा है तो नेचुरली इसका हम यहाँ इन दो पॉइंट से अगर वाई एक्सिस पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम प्रोजेक्शन लें, ये डॉट डैश लाइन जो खींची हैं, तो हम देख सकते हैं कि कलेक्टर करंट यानी कि आउटपुट करंट में भी संबंधित वेरिएशन आएगा। अब उसका फेज़ जो है वो फेज़ भी इसका देखने लायक है कि वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ है या 360 डिग्री आउट ऑफ फेज़ है। तो ये मैं आपको एज ए एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि आप इसे ऑब्जर्व करें कि इसका जो फेज़ है वो इस आईबी के फेज़ की तुलना में किस प्रकार से है। तो जैसे इस चित्र में है कि क्यू पॉइंट के लिए बेस आईबी इज इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर है। ये जैसे इसके हम देखें आईबी 50 माइक्रो एम्पियर, इस 50 माइक्रो एम्पियर के संगत अगर हम देखें ये 50 माइक्रो एम्पियर है और इसी के इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आईसी की वैल्यू है वो 5 मिली एम्पियर है। ये 5 मिली एम्पियर का पॉइंट है वाई एक्सिस पे, जबकि वीसीसी 30 वोल्ट और आरसी जो है वो 3000 ओम है। तो लोड लाइन जो है वो आईसी अक्ष पर वीसीसी अपॉन आरसी यानी 10 मिली एम्पियर और वीसी अक्ष पर वीसीसी इज इक्वल टू 30 वोल्ट, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। ये इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। यदि 10 मिली वोल्ट आयाम की जो है सिग्नल एसी सिग्नल वोल्टेज के कारण बेस करंट मान लीजिए कि उसमें परिवर्तन कितना आता है, 10 माइक्रो एम्पियर का आता है, यानी ये 50 प्लस इधर 60 माइक्रो एम्पियर और इधर 50 माइनस 10 यानी 40 माइक्रो एम्पियर, इनके बीच में वेरिएशन होगा 50 प्लस माइनस 10 माइक्रो एम्पियर। तो जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो इसी लोड लाइन पर 60 माइक्रो एम्पियर और आई बी इज इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर के जो कैरेक्टरिस्टिक है उन पे लोड लाइन के जो कटान बिंदु हैं एल और एम, इनके बीच में ट्रांजिशन करेगा। ये मैंने एक न्यूमेरिकल उदाहरण लिया है। और जो इनपुट करंट आईबी के परिवर्तन का जो एम्पलीट्यूड है वो 10 माइक्रो एम्पियर है, लेकिन आउटपुट जो आईसी है उसके परिवर्तन का जो आयाम है वो 1 मिली एम्पियर है, यानी कि धारा का लाभ हो रहा है, प्रवर्धन हो रहा है। तो एम्पलीफिकेशन कितना हो रहा है, 1 मिली एम्पियर अपॉन 10 माइक्रो एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर को अगर हम 10 माइक्रो एम्पियर से डिवाइड करें तो हमें जो करंट का गेन आता है वो करीब 100 करीब होता है। और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा, आउटपुट वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा 1 मिली एम्पियर हमारी आउटपुट करंट का वेरिएशन है, तो उसको हमने रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में करीब 3 वोल्ट आ जाएगा। तो इसलिए वोल्टेज गेन कितना हो गया हमारा 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय
10 मिली वोल्ट, यानी 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 मिली वोल्ट, तो जो वोल्टेज गेन है वो हमारा 300 हो जाएगा। इस प्रकार से एम्पलीफायर से हम हाई पावर भी गेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पावर गेन है वो करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन होता है। अब ऑपरेटिंग पॉइंट की जो स्टेबिलिटी है वो हमारा डिपेंड करती है कुछ इन कारणों पे। पहला कि ट्रांजिस्टर अगर हम बदल दें, बदल दें, तो उससे जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है बीटा, उसके मान में भी परिवर्तन होता है। और दूसरा कारण हो सकता है कि टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स में परिवर्तन हो जाए। तो ऑपरेटिंग पॉइंट और उसकी स्टेबिलिटी किस तरह से प्रभावित होते हैं वो हम देखें। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, उससे एक ही आइडेंटिकल प्रकार के विभिन्न ट्रांजिस्टर हमने प्राप्त किए, तो उनके पैरामीटर्स में फिर भी कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। अतः यदि किसी परिपथ में जुड़े हुए एक ट्रांजिस्टर को उसके इक्विवेलेंट दूसरे ट्रांजिस्टर से हम रिप्लेस कर दें, तो परिपथ तो भी जो है सर्किट का व्यवहार बदल सकता है। और मैन्युफैक्चरर इसी कारण से ट्रांजिस्टर की जो डेटा शीट होती है उसमें पैरामीटर्स के मैक्सिमम और मिनिमम आदि मान जो है वो डिनोट करते हैं। और करंट ट्रांसफर रेशियो जो HFE है, बीटा है, उस पर भी हमारे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निर्भर होते हैं। तो बीटा का मान कम होने पर क्या होगा कि जो हमारे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बीच का जो गैप है वो घट जाता है, और बीटा का अधिक मान होने पर ये जो गैप है वो अधिक होता है। बीटा का मान अधिक होने पर गैप अंतराल अधिक होता है। तो जैसे कि इस चित्र में हम देख रहे हैं कि दो आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स के हमने कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसमें जो कंटिन्यूस रेखाएं हैं, सतत रेखाएं जो हैं, वो अधिक मान वाले बीटा ट्रांजिस्टर की हैं, और डॉटेड वाली जो हैं वो कम बीटा मान वाले ट्रांजिस्टर की हैं। अगर फर्स्ट ट्रांजिस्टर के लिए Q1 हमारा पॉइंट है, तो और उसकी आधार धारा मान लीजिए IB = 60 माइक्रो एम्पियर है, तो दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो Q2 हो जाएगा। इस तरह से जो बेस करंट है वो कांस्टेंट रहते हुए भी हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो ऑपरेटिंग पॉइंट के स्टेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी होता है कि बेस करंट में भी प्रॉपर चेंज किया जाए, जिससे कि IC और VC के Q पॉइंट पर जो वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट बने रहें। जो पैरामीटर, अब हम टेम्परेचर के बारे से इफेक्ट का देख लेते हैं। तो जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री टेम्परेचर पर ये पैरामीटर्स दिए जाते हैं, और VC 5 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग दिए जाते हैं। अब ये पैरामीटर्स आउटपुट करंट और टेम्परेचर पर भी डिपेंड होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ने से कैरियर्स की एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे कि उनका डिफ्यूज़न जो है वो अधिक फास्ट होता है, जिससे ट्रांजिस्टर के बीटा में इंक्रीज़ होता है। और बेस करंट के लिए जो कम VBE वोल्टेज की आवश्यकता होती है, यानी बेस करंट के लिए कम VBE वोल्टेज पर ही हमें बेस करंट मिल जाती है। तो जो बेस और इमीटर वोल्टेज के लिए जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो ट्रांजिस्टर के लिए कितना होता है, -2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा वोल्टेज के लिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। यानी कि 40 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर बेस करंट को कांस्टेंट रखने के लिए बेस टू इमीटर वोल्टेज की वैल्यू 0.1 वोल्ट से कम करनी पड़ेगी। इतना 0.1 वोल्ट से कम उसकी वैल्यू करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो बीटा और VB के बीच में वेरिएशन है वो मुख्यतः Q बिंदु के डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ट्रांजिस्टर में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं, जिसके कारण बेस टू इमीटर सर्किट में जो हमारी लीकेज करंट है ICO, उसमें भी वृद्धि होती है। अब चूंकि ये एक रीजनरेटिव प्रभाव होता है, यानी कि अगर ICO बढ़ेगी लीकेज करंट, तो
हमारी कलेक्टर करंट भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो इसका कारण है कि हमारी जो कलेक्टर करंट है आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी ओ, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आई सी ओ लीकेज करंट बढ़ेगी तो कलेक्टर करंट भी बढ़ जाएगी, और बीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है, आई सी ओ भी बढ़ रही है, तो आई सी का मान बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, और इसके कारण से जो है ऑपरेटिंग पॉइंट डिस्प्लेस होता जाएगा और ट्रांजिस्टर जो है वो क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। तो इसलिए जो है हमें ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल रखने की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।